हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस सीरीज में हम देख रहे हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें कुछ क्वेश्चन मिक्स हैं आपके पुराने पेपर से। और इस सीरीज का उद्देश्य एक तरह से आपको ये बताना नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको करने हैं। इसका उद्देश्य है जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उनके बारे में आप बुक खोलें और उन बुक से थोड़ा सा विश्लेषण करें अपने से भी। इसी वजह से मैंने क्या किया है, जो विश्लेषण का जो पार्ट था आज हटा दिया है, जिससे आप थोड़ा-सा बुकों को खोलें, जिससे अच्छे से आपकी तैयारी हो सके एक्चुअल में, केवल टाइम पास ना हो आपका। तो चलिए आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज। देखिए पहला क्वेश्चन है, जनजातियों से संबंधित है। ये आपकी जनजातियाँ दी हुई हैं और इधर की साइड आपके राज्य दिए हुए हैं, तो आपको मैचिंग बताना कौन-सा जनजाति कौन से राज्य में मैचिंग में है। तो पहली है असुर जनजाति जो है बिहार में है, सहरिया जनजाति उड़ीसा में है, डोंगरिया खोंड जो है राजस्थान में है, ओंगे जो जनजाति है वो अंडमान और निकोबार द्वीप में पाई जाती हैं। तो इनमें से कौन सा सुमेलित सही है ये बताना है आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा। थोड़ा टफ क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए इसकी। इसका आंसर है आपका 1 और 4, यानी कि असुर बिहार वाला और ओंग जनजाति आपकी अंडमान निकोबार में। तो ये आपको थोड़ा सा इनके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लें, सहरिया डोंगरिया के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ और नेशनल पेंशन स्कीम के बीच निम्नलिखित अंतर पर विचार कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा सुर्खियों में बना रहता है ईपीएफ और नेशनल पेंशन स्कीम। तो देखिए ई ऑप्शन स्टेटमेंट जो दिए हैं, पहला स्टेटमेंट है आपका ईपीएफ श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। वहीं एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम वित्त मंत्रालय के नियंत्रण में है। दूसरा है आपका स्टेटमेंट, यद्यपि ईपीएफ भारत में वेतनभोगी व्यक्तियों को शामिल करती है और एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित सभी नागरिकों को शामिल करती है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो आपका ऑप्शन, आपका ये मान के चलिए ये दोनों ही सही हो जाएंगे, यानी पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लें। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ईपीएफओ के बारे में और नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में हो सके तो आप थोड़ा सा आज इसे पढ़ लें हल्का सा, क्योंकि हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए एहोल अभिलेख के बारे में आपने सुना होगा। निम्नलिखित में से किसकी प्रशस्ति के लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके बारे में किसके बारे में ये है, यानी किसका वर्णन है इसमें। तो विक्रमादित्य द्वितीय, नरसिंह वर्मन, या फिर पुलकेशिन द्वितीय, या फिर धर्मपाल। तो आपका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। देखिए एहल अभिलेख में प्रसिद्ध चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एहल अभिलेख जो है रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है। यह प्रशस्ति संस्कृत की काव्य उत्कृष्टता का उदाहरण है। और बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि ये एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा हुआ है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय की जीवनी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में है तो उसकी जीवनी के बारे में भी इसमें दिया गया है। तो ये थोड़ा सा विशेष था इसका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। एक गोतीपुआ परंपरा है, ये एक गोतीपुआ परंपरा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो पहला है आपका मणिपुर, दूसरा ओडिशा, भरतनाट्यम, या फिर कुचिपुड़ी। तो आपका आंसर है उड़ीसा। ये गोतीपुआ जो है अभी हाल ही में कुछ विवाद रहा था इस पे, अब मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है ये, लेकिन उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पर। गोतीपुआ परंपरा जो है उड़ीसा में पाई जाती है या फिर होती है, नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली। आपको ये पूरा एक तरह से ध्यान में रहना चाहिए। गोतीपुआ परंपरा जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है और कहाँ की है, उड़ीसा की। इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेंगे ये कहाँ की है, आपको केवल ये पता होना चाहिए कि गोतीपुआ जो परंपरा है शास्त्रीय नृत्य शैली है ये। अभी मान लीजिए क्वेश्चन बन सकते हैं, गोतीपुआ परंपरा जो है कराटे की है, या फिर आपकी नृत्य शैली है, या फिर आपकी संगीत शैली है। तो ये आपको थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए हाल ही में एनसीआर 1 ये जो है सुर्खियों में रहा है।
यह किससे संबंधित है? MCR1 किससे संबंधित है? तो ये है MDR टीबी यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी के लिए एक स्वदेशी दवा है ये, या फिर कपास की एक सूखा प्रतिरोधी किस्म है ये, या फिर एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है ये, या फिर एक बैक्टीरिया जो प्लास्टिक अपघटन करने में सक्षम है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि एक एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है ये, यानी मतलब MCR1 जो है जीन के रूप में एक तरह से सुर्खियों में रहा है। तो ये एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में है ये। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। ये आपके 3 स्टेटमेंट हैं सामने, तो इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, समिति केंद्रीय बैंक के ब्याज दर और मुद्रास्फीति लक्ष्यों का निर्धारण करेगी। और दूसरा है आपका, इसे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाएगा। तीसरा है आपका, बराबरी की स्थिति में रिजर्व बैंक के गवर्नर के पास निर्णायक मत होगा। तो आपने ये पढ़ रखी होगी मौद्रिक नीति समिति के बारे में, तो इसके ऑप्शन जो है आपको पता पड़ जाएगा पढ़ते ही कि ये तीनों ही ऑप्शन जो है सही है इसके, पहला, दूसरा, तीसरा। थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड एक तरह से क्वेश्चन है ये, आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए भी एक तरह से लाई गई है। मान लीजिए अभी पूछ ले कि वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है इसे ऐसे करके, या फिर ब्याज दर और मुद्रास्फीति के लक्षणों का निर्धारण नहीं करती है, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। तो आपको थोड़ा सा बस इतना 3 फैक्ट इसके बारे में थोड़े से पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब। ये संघाई सहयोग संगठन के बारे में है। निम्नलिखित पर विचार करना है आपको, इस संगठन के बारे में। यह आर्थिक और सैन्य संगठन दोनों हैं, यानी कि ये आर्थिक और सैन्य संगठन दोनों हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। तो आपका ऑप्शन 1, 2, 1, 2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर बताना था आपको। तो 1 और 2 दोनों ही इसके आंसर सही होंगे, यानी कि यह संगठन सैन्य संगठन भी है और आर्थिक संगठन भी है, और यह पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है संयुक्त राष्ट्र महासभा में। नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला, ज्योग्राफी से है, धाराओं से रिलेटेड। जब उत्तर अटलांटिक की धारा महासागर के पूर्वी भाग पर पहुंचती है, तब यह धारा उसकी दक्षिणी शाखा बन जाती है। यह स्पेन और अजोर्स के बीच एक ठंडी धारा के रूप में प्रवाहित होती है। यह अंततः उत्तरी विषुवतीय धारा से मिलकर उत्तरी अटलांटिकी चक्र को पूर्ण करती है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा की व्याख्या है? तो ये जो किस धारा के बारे में ये कथन सत्य हैं, एक तरह से ये मान के चलिए। तो बेंगुला की धारा, अगुलास की धारा, कनारी की धारा, फोकलैंड की धारा। तो आपको सीधे सीधे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, धाराओं के बारे में पता होगा, तो आप सीधे सीधे जवाब देंगे कनारी की धारा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए ये ग्लोब है एक तरह से, ये आपकी ये अटलांटिक महासागर है, ये मान लीजिए बीच में, ये मान लेते हैं यहाँ पर। ये क्या कह रहा है, यहाँ से चली एक धारा ऐसे करके यहाँ से चलती है, ऊपर की साइड चली जाती है, फिर नीचे की साइड ऐसे करके आ जाती है। तो यहाँ जो ठंडी जलधारा होती है ये वाली, ये आपकी कनारी की जलधारा होती है। तो इसी के बारे में एक तरह से वर्णन किया गया है इसमें। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, पादप एवं मनुष्य दोनों के शरीर के प्रभावी रूप से कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? पादप एवं मनुष्य दोनों के शरीर में एक तरह से बताना है आपको। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, बोरोन, जस्ता, मोलिब्डेनम। तो ऑप्शन आपके 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ये सारे दिए हैं, लेकिन आपका आंसर जो होगा सारे ही सही होंगे, यानी कि दोनों के लिए ही ज़रूरतमंद है ये उपयोग के लिए। नाइट्रोजन, पोटेशियम, तांबा, बोरोन, जस्ता, मोलिब्डेनम। ज़्यादातर ऐसे जो क्वेश्चन आ जाए तो आप सभी अगर अब लगाना चाहें तो सभी ही लगाया करें, तो जहाँ तक है आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो सकते हैं। अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका, अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा है, राष्ट्रपति सदस्यों की योग्यता और चयन के तरीके को निर्धारित करता है। तीसरा है, इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा संसद में रखी जाती है। तो इसका आंसर जो 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि पहला सही है और ये तीसरा सही है। दूसरा आपका गलत है, राष्ट्रपति सदस्यों की योग्यता और चयन की तरीके का निर्धारण नहीं करता है, ये तो पहले से ही
एक तरह से संविधान में एक तरह से वर्णित है। ये ध्यान में रखना है आपको।